पहला क्वेश्चन है, एक वर्ड है डोलोमाइट। डोलोमाइट जो बनता है जब चूना पत्थर में कैल्साइट को मैग्नीशियम युक्त भूजल द्वारा संशोधित किया जाता है। इंग्लिश में देखो आप, डोलोमाइट। आपको चीजें छांटनी होती है, हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आंसर करने का मतलब ये भी होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझो। कह रहा है डोलोमाइट एक लाइमस्टोन जैसा होता है, चूना पत्थर जैसा होता है, जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। क्या ये बात सही है? मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको पहले ही, जब मैंने आपको रॉक्स पढ़ाई थी ना सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें मैंने डिस्कस किया था ये। दूसरा है, जो कास्ट स्थलाकृतियां हैं, कास्ट लैंडस्केप, ये बनता है चट्टानों के घुलने से, घुलनशील होने से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये एग्जाम में आ सकता है आपका, खास है। जरा स्टेटमेंट बताओ मुझे, कौन सा इसका आंसर सही होगा? कौन सा, पहला, दूसरा या दोनों सही होंगे? अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये बन जाएगा। वैसे क्या डोलोमाइट एक मैग्नीशियम रिच लाइमस्टोन की तरह होता है, और दूसरा कास्ट स्थलाकृतियां चट्टानों के रॉक्स के घुलने की वजह से बनती हैं? इसमें से कौन सा है? ठीक है, कुछ को कुछ कंफ्यूजन है, किसी का आंसर सही है, पहला है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? ये बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी था आपको। डोलोमाइट एक क्या है? डोलना। ये एक अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स है। मैंने आपसे कहा था गुजरे जमाने में, अगर आपको याद हो, डोलोमाइट क्या है? एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। और डोलोमाइट क्या होता है? लाइमस्टोन का ही होता है, लाइमस्टोन रिच मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम रिच होता है, उसको हम डोलोमाइट कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि डोलना, जैसे माइट वाइट वाले जो वर्ड होते हैं ना, एंडेसाइट, पेगमेटाइट, डायोराइट, लायोलाइट, ग्रेनाइट, ये जो राइट साइड आते हैं ये ज्यादातर ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं। मैंने कहा था आपसे, सॉरी, इग्नियस रॉक्स होती हैं। कैसी? आग्नेय चट्टानें होती हैं। उसमें से ये जो फेमस है डोलना, मतलब कोई चीज यहां था, यहां से डोल के दूसरी जगह चला गया। डोलना मतलब ट्रांसफर हो गया उसका। तो डोलोमाइट मैंने कहा था जो डोल गया वो इग्नियस न होके क्या हो गया? सेडिमेंट्री। अगर आपको याद हो गुजरे जमाने में, तो ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, लाइमस्टोन जैसा। ये सही है। और दूसरा ये बिल्कुल सही है, लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में, तो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लाइमस्टोन वाले जो पोर्शंस होते हैं उस एरिया में अगर रॉक्स पानी की वजह से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से कार्बोनिक एसिड में चेंज होके अगर वो केप बनाती हैं, गुफाएं बनाती हैं, अंदर सिंक होल्स बनाती हैं, तो वो सब क्या है? लाइमस्टोन टाइप से होता है। उसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था। इसलिए ज्योग्राफी में लिंकिंग बहुत होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, अगला सवाल फिर से आ गया, कास्ट। तो आपका आज पहले टॉपिक क्या सीखा आपने कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? तो चूना पत्थर की चट्टानों में जब चूना वाली चट्टानें घुल जाती हैं तो उसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताओ आप। कास्ट रीजन में क्या क्या मिलता है? रीजन विथ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर के बड़े बड़े खंड वाला क्षेत्र होता है। तो बहुत सारे आंसर तो आपको दूसरे क्वेश्चन के पहले वाले में ही मिल जाते हैं। सतही अपवाह का अभाव होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज का मतलब क्या हुआ? जो रिवर्स होती है, ड्रेनेज मतलब रिवर्स जो होती है, नदी का अपवाह, एक नदी दूसरी नदी तीसरी, वो थोड़ा सा कम होता है। कास्ट क्षेत्र में कम दूरी के लिए धाराएं दिखाई देती हैं। इन कास्ट रीजन स्ट्रीम्स आर विजिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे सतही जो धाराएं होती हैं कम होती हैं, और होती भी हैं तो बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंस की नहीं होती, छोटे छोटे डिस्टेंस की होती हैं। ये कह रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछ रहा आपसे। सेकंड का जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। सेकंड का कौन सा आपको दिखाई दे रहा है इसमें सही? एलिमिनेट करना सीखो। चूना पत्थर क्या लाइमस्टोन वाले रीजन में होता है? एलिमिनेट करना अगर आप सीख गए तो जहां जहां वन होगा वहां वहां सही होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दूसरा तो नहीं होगा। या तो ये 1 3 1 2 3 कौन सा वाला सही होगा? पहला तो ठीक है ही, तो दूसरा और तीसरे में आपको ध्यान देना है। अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस था, ठीक है, लाइमस्टोन वाला सरफेस है, इसमें लाइमस्टोन की रॉक्स है मान लो ऐसे, और इसके नीचे पानी चला गया, अंडरग्राउंड वाटर चला गया। अंडरग्राउंड वाटर के, क्योंकि जमीन के अंदर हो रहा है ना ये सब, तो ये जो कास्ट टोपोग्राफी होती है जिसमें मेनली किसका योगदान होता है? अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का योगदान होता है। तो पानी अंदर चले गया तो पानी क्या करेगा? चीजों को घोल देगा। तो तभी तो केव वेव ये सब बनती, मैंने बताया था, गुफा उफा। तो जब वो घुलनशील प्रक्रिया जब होगी तो घोलेगा। तो बताओ ऐसे क्षेत्रों में क्या बहुत ज्यादा जलधाराएं दिखाई देंगी कि नीचे गड्ढा बन जाएगा उसका? तो गड्ढा बन जाएगा ना, गड्ढा बन जाएगा, घुल जाएगा। तो धाराएं, मान लो नदी चल रहा है, उससे पानी नीचे चला गया, रिस गया, फिर वो बीच में धस गया, नीचे होल बन गया,
तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है कि कम दूरी के लिए धाराएं दिखाई देती हैं। घुलनशील प्रक्रिया अगर ज्यादा होगी तो कम दूरी के लिए धाराएं दिखाई देंगी, ठीक। और जब कम दूरी के लिए होंगी तो सतही का अभाव होगा, क्योंकि वो सोल्यूशन में ज्यादा यानी घोलने में ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट लेगा वो चूना पत्थर की रॉक्स में, ऊपर वाले कम होंगी, पानी नीचे चला जाएगा, ज्यादा घुल जाएगा वो। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी, आंसर कौन सा होगा? सी या डी? डी आंसर, ठीक है भाई। जब ये कम दूरी के लिए धाराएं होंगी तो वैसे ही उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, घुलने वाली प्रक्रिया ज्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर इसका सही होगा। मेरी बात समझ गए आप सभी लोग? कॉमन सेंस लगाओ। चूना पत्थर की रॉक्स हैं, घुलन प्रक्रिया ज्यादा है, तो क्या होगा? चीजें कम होंगी, अपवाह कम होगा और धाराएं कम दूरी के लिए दिखाई देंगी। ब्लाइंड वैली भी कहते हैं यहां पर एक, ठीक। पानी जा रहा है अचानक, फिर उसके बाद वो मान लो नीचे धंस गया क्योंकि गड्ढा बन गया, सिंक होल्स बन जाएंगे, बड़े बड़े गुफाएं टाइप की बन जाएंगी, ये सब है। आगे बढ़ा जाए। द हिमालयाज, कंसीडर द हिमालय। हिमालय के बारे में कोई स्टेटमेंट है, उसको पूरा करना है आपने। हिमालय अलॉन्ग विथ अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग। हिमालय के साथ साथ अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के लिए विपरीत अपनी भूवैज्ञानिक संरचना के युवा, निर्बल और लचीले हैं। मतलब हिमालय क्या कह रहा है? आप जो पेनिनसुला है उससे क्या है? काफी नया है, वीक है और फ्लेक्सिबल है, मतलब निर्बल है, लचीले हैं हिमालय। क्या ये स्टेटमेंट सही है? प्रायद्वीपीय पर्वतों से, जैसे अरावली, अरावलीन से, ये पर्वत मूल रूप से विवर्तनिक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बने हैं, जो तेज बहने वाली नदियों द्वारा इनको क्या कर दिया गया? डिसेक्ट कर दिया गया है, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, इनके द्वारा इसको काट दिया गया है। पहले लैंग्वेज समझना जरूरी है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो फिर तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं समझे और हर चीज समझी जाए ये जरूरी नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ता है काफी ज्यादा जगह पे। तो आंसर बताओ इसका तीसरे का क्या होना चाहिए? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ये तो इजी है आंसर, बताओ थर्ड का आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर में कौन सा आएगा ये आपको बताना है जल्दी। बोथ आर राइट, बिल्कुल सही बात है। हिमालय क्या है? नया है, यंग फोल्डेड माउंटेन, कई बार बता चुका हूं मैं इसको आपको। हिमालय कैसा माउंटेन है? यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, सबसे नया पर्वत है हिमालय। हमने अल्पाइन सीरीज में पढ़ा था। और दूसरा नया है तो क्या होगा? युवा होगा, कमजोर है। हिमालय पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, आज भी टेक्टोनिक एक्टिविटी वहां पे होती है, इसीलिए वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग, नेपे, ये सब चीजें जो हमने कभी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, वो सब होता है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। और सेकंड, ये मूल रूप से विवर्तनिक है। विवर्तनिक मतलब मेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज। आज भी हमारी प्लेट हिमालय, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही, हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, इसीलिए अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वहां पे, ये आप सब जानते हो। और वहां के रिवर्स क्या है? वो यूथ स्टेज में, ये कल परसों मैंने डिस्कस किया था। अगर यूथ स्टेज में होंगी तो वो वी शेप्ड वैली बनाएंगी और काटेंगी उसको ज्यादा। इसीलिए हिमालय से आने वाली नदियां ज्यादा सेडिमेंट्स लाती हैं, क्योंकि वो यूथ स्टेज में उनकी स्पीड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सब कंसेप्ट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो कई सारी जानकारी आपको मिल जाती है इन चीजों से। ओके, सी एज राइट। नेक्स्ट 4, बताओ झीलों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? ये थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट एक सवाल आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी लॉजिकल सवाल है, आप कर सकते हो इसको। झील मतलब जो हिस्सा कहां हो? नीचे हो, डिफ्रेस्ट। पहला है क्रस्ट के मुड़ने और टूटने से विवर्तनिक झीलें बनती हैं। टेक्टोनिक लेक्स आर फॉर्म्ड बाय बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट यानी अपर लेयर ऑफ द अर्थ, उसके टूटने और बेंड होने से। बेंड होना मतलब जैसे ये है, ये बेंड हो गई, ऐसे ऊपर नीचे हो गई या टूट गई, उसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी, जो टेक्टोनिक मतलब कुछ मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, उससे लेक्स बन सकती हैं। रिफ्ट वैली लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? ये शायद मैंने आपको पढ़ाया था कभी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मे बी। हाँ, रिफ्ट वैली मुझे याद नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आया हो पहले। तो बताओ फिर भी सवाल का आंसर बताओ कौन सा सही है, फटाफट आंसर दो। ये आंसर आपका 4th, चौथे का सी आंसर दिया है कुछ लोगों ने, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। बोथ आर राइट। देखो भावनाओं को समझो, सारा खेल है भावनाओं का।
कैसे? पहली बात तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, भूपर्पटी के मुड़ने और टूटने से विवर्तनिक झीलें बनती हैं। मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज का मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई हिस्सा ऊपर उठेगा, कोई हिस्सा नीचे बैठेगा, इसकी वजह से झीलें बनती, इसमें क्या डाउट है? बिल्कुल सही आंसर है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा है भूपर्पटी के वलयन से भूपर्पटी भ्रंश घाटी झीलें बनती हैं। द रिफ्ट वैली लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ? अब आप ये बताओ, जब कोई चीज फोल्ड होती है, जैसे ये है सरफेस, यहां से भी हमने ये लगाया, यहां से भी जोड़ लगाया, दोनों ओर से ये किया, कंप्रेशन होगा तो क्या बनेगा? फोल्ड्स। क्या बनता है? फोल्ड। यानी कुछ हिस्सा ऊंचा चले जाए, जैसे हिमालय एज अ फोल्डेड माउंटेन, ऊपर उठेगा, तो क्या फोल्डिंग की वजह से बनेगा? ये है, कोई चीज ऊपर उठने से झील बनेगी, या एक होता है ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब भ्रंश के निर्माण से, लेकिन कौन सा? रिफ्ट वैली कह रहा, घाटी का निर्माण। फॉल्ट मतलब जैसे ये दो चीजें हैं, यहां पे प्रेशर लग रहा है, कुछ हिस्सा नीचे चला जाए, कुछ हिस्सा ऊपर। टेंशन है ना इसमें, टेंशन मतलब तनाव, तनाव मतलब एनर्जी यहां पे क्या स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो कुछ हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्से नीचे चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं फॉल्ट बनना, भ्रंश का निर्माण होना। और रिफ्ट वैली भी ऐसी बनती है, जैसे हम कहते हैं नर्मदा और तापी के बीच में, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बनती हैं, या सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है, बोलते हैं ना, जैसे इंडिया है, हमने कहा कि ये क्या है? एक माउंटेन है, कौन सा? हमने कहा ये सतपुड़ा माउंटेन है। तो सतपुड़ा माउंटेन बनने के पीछे हम लोग एक रीजन देते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन कलर हो सकता है आपको कम दिखे, कौन सा दिखेगा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों कहां चला गया? नीचे चला गया। दोनों हिस्से कहां चले गए? नीचे। और इस पे बहने लगी नर्मदा रिवर और इस पे बहने लगी तापी। तो ब्लैक कलर से ये तापी है, ऊपर वाली नर्मदा है, और बीच वाला जो पिंक कलर मैंने दिखाया है वो है क्या? सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन। इसको भी नर्मदा रिफ्ट वैली कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तापी रिफ्ट वैली। ठीक है, यानी जो फॉल्टिंग बनता है, जो रिफ्ट वैली बनती है, वो चीज वैली है, वो वैली, ध्यान दो, रिफ्ट वैली लेक्स। तो वैली ऊपर उठने से बनेगी कि नीचे जाने से? मगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मोड़ दूं इसको, तो ये क्या है? फोल्डिंग है। ये हाथ मेरा ऐसा है, अगर इसको दोनों ओर से दबा दिया जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या है? फोल्डिंग, फोल्ड हो गया ये। लेकिन फॉल्ट में क्या है? ये चीजें, अगर ये हिस्सा नीचे चला जाए ऐसे, कुछ हिस्सा नीचे, तो फोल्डिंग होगा कि यहां पे फॉल्टिंग होगा? भ्रंश के निर्माण से। और इसीलिए रिफ्ट वैली को कभी कभी हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। रिफ्ट वैली मींस भ्रंश घाटी, ये इंटरनल फोर्सेस से बनती है, इसमें रिवर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें नेचुरली टेक्टोनिक एक्टिविटीज से कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है, उसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ? तो आंसर क्या है, बताओ बताओ? हाँ, फिर से वही है। अब देखो, भ्रंश लिख दिया ना यहाँ पे, भ्रंश, यहाँ पे क्या लिखा? विभ्रंश लिख दिया, भ्रंश घाटी लिख दिया, जो मैंने पढ़ाया था अभी। यहां पर भी भ्रंश लिखा हुआ, ठीक है। तो भ्रंश का बनना, वो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो रिफ्ट वैली लेक्स हैं। आपने सुना होगा नाम, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका की रिफ्ट वैली, है ना? तो वहां पर बहुत सारी लेक्स हैं, तो उनमें से कौन कौन सी लेक्स रिफ्ट वैली में आती है? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। आपको मैं बता दूं कि यहां से लेके इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सी है, कौन सा सी है अभी पता चल जाएगा इससे। तो यहां से लेके एक लेक है, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा डेड सी, रेड सी होते हुए, लाल सागर होते हुए, यहां पर इस टाइप से एक रिफ्ट वैली बनी है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिफ्ट वैली। मतलब कुछ हिस्सा कहां धंस गया? नीचे। और इन फ्यूचर वो रिफ्ट वैली क्या हो रही है? उसमें डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है, और वो फैल रही है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नया आया है, एग्जाम में आ सकता है। यानी कई सालों के बाद, तब तक दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, हालात तो नहीं लग रहे जिस हिसाब से है दुनिया चल रही है, तो ये हिस्सा इधर को चला जाएगा और इधर को चला जाएगा। और इसमें यूट्यूब में कई कई लोगों ने 2-2 घंटे के वीडियोज भी बना रखे कि अफ्रीका क्या होगा, वो बनाते रहेंगे कि जब तक वो मिल ना जाए उससे, लाखों साल, हजारों सालों बाद। वेस्टिंग ऑफ टाइम है, कम देखा करो ऐसे वीडियोस। तो 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का, ठीक है, जिंदगी में एक बार देख लो, ज्यादा नहीं। ये यहां से लेके इधर की ओर जाएगा ये। तो ब्रेकिंग ऑफ अफ्रीका 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, इसमें बीच में एक सी क्लियर हो जाएगा। रिफ्ट वैली मतलब नीचे। तो वो कह रहा है कि अभी तो लेक बनी है, धीरे धीरे लेक क्या होंगी? कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत बड़े सी में। ठीक, तो कौन कौन सी लेक्स हैं इसमें, बताओ? अफ्रीका की। आंसर है उपरोक्त सभी, कह रहे हैं कुछ लोग।
कुछ लोग कह रहे 1 का बी इसका आंसर है। कौन सा आंसर होगा इसका 5 वाले का? आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। टिटिकाका लेक कहां पे है? टिटिकाका लेक कहां है? ये पेरू और बोलीविया के बीच में है। ये पेरू और बोलीविया के बीच में आपको टिटिकाका लेक मिलती है, एंडीज माउंटेन में। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन लेक है ये, सबसे ऊंचाई पर एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है ये, पेरू और बोलीविया के बीच में। तो टिटिकाका कहां से आ जाएगा यहां पे? बाकी ठीक है, 2 3 4। आंसर क्या होगा इसका? ए। तो पहला कैसे हो जाएगा इसका आंसर? दिमाग लगाओ। मैं अफ्रीका में थोड़ी है टिटिकाका लेक, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है एंडीज माउंटेन में। हाईएस्ट नेविगेशन लेक भी कहते हैं इसको। कई सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए इससे रिलेटेड। टिटिकाका लेक यहां मिलेगी आपको। ठीक है, बात कहां की हो रही है? रिफ्ट वैली की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे आंसर नहीं देने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी डेड सी, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो मैंने अभी कहा था ना कि डेड सी से स्टार्ट होती है रिफ्ट वैली, रेड सी होते हुए, लाल सागर होते हुए, अफ्रीका के बीचों बीच, थोड़ा ईस्ट से ईस्ट की ओर, बीच भी नहीं कहेंगे, वहां पर बहुत सारी लेक्स मिलेंगे आपको। आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप एटलस जरूर देखें। आप घर में जाके आज एटलस देखना, ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली देखना, उसके इस साइड में आपको लेक्स मिलेंगी बहुत सारी, और बीच में विक्टोरिया लेक भी होगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ा जाए। A rift valley is formed by sinking of land between the two parallel faults. दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूमि के डूबने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी। टंगानिका झील और मृत सागर भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये आंसर बताओ। ये तो आपको आना चाहिए। ज्योग्राफी की अच्छी बात है कि इसमें आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ, और जल्दी बताओ इसका आंसर, लेट मत करो। अब आप बूढ़े हो चुके हो, मतलब हम लोगों को यहाँ पे जुड़े हुए 7-8 दिन हो गए हैं, और उसके बाद भी हमने कई सारी क्लासेस ऐसे की हैं, तो हमें आना चाहिए अब आंसर। गुड, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। रिफ्ट वैली कैसे बनती है अब तो समझ में आएगा ना। रिफ्ट वैली मतलब नीचे धंसना, वैली हमेशा धंसने से बनेगी, ऊपर उठने से कैसे वैली बन जाएगी भाई? तो सिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन टू पैरेलल फेल्ट्स, जैसे अभी बताया था ना मैंने, नर्मदा तापी। अच्छा, दूसरा ये अभी तो पढ़ा था, टंगानिका एंड डेड सी आर वैली एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। तो ईस्ट अफ्रीकन ब्रेकिंग ऑफ अफ्रीका, ये आप पढ़ सकते हो। ये जो रिफ्ट वाला वैली वाला टॉपिक है अफ्रीका से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए आने वाले सालों में, क्योंकि ये हाईलाइटेड है आज की डेट में। मतलब जो सबसे एक्टिव टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है आज की डेट में। बाकी हिमालय बनना या एंडीज बनना तो पुरानी बातें हैं, लेकिन ब्रेकिंग ऑफ अफ्रीका अभी चल रहा है, और ये इतने बहुत स्लोली होते हैं कि हमें एक लाइफ में इसका कोई खास पता नहीं चलता है, लेकिन हो रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोनिक डिप्रेशंस अकर विच गिव राइज ऑफ लेक्स ऑफ इमेंस साइज एंड डेप्थ। क्या कह रहा हूं? टेक्टोनिक तो समझ गए ना आप, मूवमेंट से। विवर्तनिक गर्त उत्पन्न होते हैं जो विशाल आकार और गहराइयों की झीलों को जन्म देते हैं। मतलब जब भी कोई चीज टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी तो उससे बहुत बड़े बड़े झील बन सकती हैं, ये इसका आंसर है। दूसरा है टिटिकाका लेक और कैस्पियन सी टेक्टोनिक लेक्स हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आप जब भी सवाल करो, क्वेश्चन करो, आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मेन चीजों पे ध्यान दो और अंडरलाइन भी किया करो एग्जाम में कि वो पूछ क्या रहा है। अच्छा, ये और ये इसके उदाहरण है तो इसको गोला करो, नीचे गोला करो। अच्छा, वो सही पूछ रहा, गलत नहीं पूछ रहा। ओके, विवर्तनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन झीलें बड़ी होती हैं, इस पे हर चीज नहीं समझना है, कुछ कुछ मेन टॉपिक को समझो, तब आपके क्वेश्चन करने का तरीका इजी हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका बताओ? तीसरा सवाल है, 3rd नंबर। कई लोगों ने ये आंसर दिया है इसका। ठीक है, आप अपने हिसाब से जा रहे हो। देखो, भावनाओं को समझो। आप भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो ढंग से।
ए तो चलो ठीक है, विवर्तनिक मतलब कोई हिस्सा नीचे चला गया, कोई हिस्सा ऊपर चला गया, तो बहुत बड़े हिस्से में ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। उसकी वजह से जो डिप्रेस्ड लैंड होगी, जो सिंकिंग ऑफ लैंड होगा, वो बड़ी वाली वैली बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कौन सी? कैस्पियन सी और अपना ये वाला, ठीक है, कुछ हिस्सा ऊंचा चला गया, कुछ हिस्सा नीचे चला गया। दूसरा कह रहा है कि टिटिकाका और कैस्पियन सागर विवर्तनिक झील के उदाहरण है। ये कोई बात नहीं, दूसरा भी सही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब सिर्फ रिफ्ट वैली नहीं होता है, उसके अलावा भी होते हैं आंसर। तो इसमें आंसर होगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, जैसे कुछ लेक्स होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, कुछ लेक्स टेक्टोनिक गतिविधियों से बनती है, तो टेक्टोनिक वाली ज्यादा बड़ी होती है, ये वो कह रहा है। तो ये आंसर दोनों ही ठीक है। ठीक है, हाँ रिफ्ट वैली में नहीं है टिटिकाका लेक, वो आपने पढ़ा था अभी, वो अलग चीज है। ये तंगानिका है, ध्यान रखना, तंगानिका है, वो टिटिकाका है ये वाला। इसमें हमने बताया था कि टिटिकाका भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, टेक्टोनिक है, अलग बात है, एंडीज माउंटेन के ऊपर है, तो माउंटेन टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनेगा। आंसर दोनों सही है। पहला सवाल, ज्वालामुखी के शीर्ष में लावा राख अंगार के मार्ग में विस्फोट खतरनाक लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि टॉप ऑफ द वॉल्केनो, वॉल्केनो के सबसे ऊपर में जो रास्ता होता है उसमें लावा, राख और सिंडर्स ये सब होते हैं, जिसको हम क्रेटर कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का मुंह, ज्वालामुखी का शीर्ष ऊपर है। दूसरा कह रहा है कॉल्डेराज आर फॉर्म्ड बाय द इनवर्ड कॉलप्स, ये अंदर की ओर धंसने से इसका निर्माण होता है। तो जैसे जैसे जिस चीज में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसी पे आपको फोकस करना है, एग्जाम में भी यही आदत रखा करो आप, इससे ह्यूमन एरर्स कम होने की संभावना होगी। तो बताओ फिर क्या ये स्टेटमेंट सही है? जहां से जमीन के ऊपर जहां से ज्वालामुखी आता है, जैसे मैंने आपसे बताया भी था, ये जमीन है और इसके नीचे से थ्रू वेंट, वेंट मतलब नली, बताया था ना, इस हिस्से से मैग्मा, लावा, राख वाख आती है। तो जहां से विस्फोट करेगा ऐसा, तो ऊंचा ऊंचा बना देगा, ये ऐसे, ये ऊंचा ऊंचा बना देगा, शंकु अंकु बना देगा। इसका जहां से सब आ रहा है ना, मान लीजिए ये जो मुंह है इसका, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रेटर। तो ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। तो ये आंसर क्या है? सही है ये, तो आंसर इज करेक्ट, पहला वाला। अब दूसरा कह रहा है कि कॉल्डेरा, अब क्रेटर नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है? कॉल्डेरा कह रहा है। तो कॉल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा होता है। क्रेटर का बड़ा हिस्सा क्या होता है? कॉल्डेरा। और ये बात बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जैसे जैसे विस्फोट होता है ना, एक नॉर्मल विस्फोट है तो क्रेटर बनेगा। अब कई बार विस्फोट इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा उड़ा के वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब क्रेटर का बड़ा हिस्सा क्या है? कॉल्डेरा है, और बड़े फॉर्म में आ जाता है और बड़ा गड्ढा बन जाता है। तो उसकी वजह से जो ज्वालामुखी होता है उसका मुंह बड़ा हो जाता है, और उसी को हम कॉल्डेरा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्डेरा कहते हैं, धंसने से। हालांकि अगर अच्छी किताब आप पढ़ोगे तो कॉल्डेरा के बनने के पीछे वजह में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कॉल्डेरा मतलब बड़ा मुंह, क्रेटर मतलब छोटा मुंह, नॉर्मली है ना, दोनों ही ज्वालामुखी के मुंह होते हैं, माउथ ऑफ वोल्केनो। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही राइट हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? है? अब भीतर की ओर गिरने से कॉल्डेरा एक्चुअल में बनता कैसे है, इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें ही नहीं पूरी किताब वालों को। तो लोग कहते हैं कि भीतर की ओर गिरने से भी ये बन सकता है, तो आंसर इसका सी होगा। तो सिर्फ इतना फर्क है, क्रेटर मतलब छोटा मुंह जो विस्फोट के बाद बनेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा मुंह बन जाए, क्रेटर का छेद जो है बहुत बड़ा हो जाए, ज्यादा एरिया कवर करने लगे, तो नीचे की ओर कलप्स हो जाएगा, जैसे छत गिर गई ना नीचे को ऐसे, तो उसको हम कॉल्डेरा भी कह सकते हैं। ठीक है, और रीजन इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, कॉल्डेरा बनने के पीछे कोई यही एक मेन रीजन नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़े। डिफ्लेशन बेसिन्स, अप स्थिति, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, या सेकंड लास्ट जो भी है। डिफ्लेशन बेसिन, बेसिन होगा तो क्या होगा? आप समझो कि बेसिन का मतलब क्या होता है? बिकम इंक्रीजिंगली सलाइन विथ एवोपरेशन, मतलब जैसे जैसे वाष्पीकरण होता है, डिफ्लेशन बेसिन में लवणता बढ़ती जाती है, खारापन बढ़ता जाता है। दूसरा है अप स्पीति झील बेसिन, हवा के अपर्दन बल, लेक बेसिन ओरिजिनेट थ्रू द इरोसिव फोर्स ऑफ विंड दैट रिमूव्स लूज टेरियन।
मतलब लूज टेरियन का मतलब होता है तो धरातल है, जो छोटे छोटे कणवण होते हैं उनको हवा के द्वारा बहा दिया जाता है या दूर कर दिया जाता है, उसके उसकी वजह से ये बनते हैं। ये आंसर इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट क्लास में। ये आंसर बताओ 5 का क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यूपीएससी का प्री निकालना इतना टफ, इतना इजी नहीं है। हालांकि किसी का भी फाइनल सिलेक्शन लेना तो हमेशा ही टफ होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, छिछोरेबाजी में एग्जाम नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है। छिछोरापन करके आप कुछ भी कर सकते हो, आप नेता बन सकते हो, सीएम बन सकते हो, पीएम बन सकते हो, आप बाबा बन सकते हो, बहुत बड़े जो भी आप सोच रहे हो वो सब बन सकते हो, लेकिन एग्जाम निकालना थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। जो लोग ए कह रहे हैं इसका मतलब वो रेगुलर क्लास में है क्या? वाष्पीकरण के साथ अपस्फीति बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन मतलब क्या होता है? एलिवेटेड लैंड होगा कि डिप्रेस लैंड होगा? बेसिन मैंने हमेशा बताया था क्या होता है, गहरा हिस्सा। बेसिन, वॉश बेसिन, मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, तो वॉश बेसिन कहते हैं, है ना। तो बेसिन मतलब नीचे, जैसे रिवर बेसिन जो नीचे होगी। वाष्पीकरण के साथ तेजी से खारा हो जाता, ठीक है। अगर इस पे पानी भर गया है तो ज्यादा ज्यादा वाष्पीकरण होगा, एवोपरेशन होगा तो खारापन बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? एवोपरेशन ज्यादा तो सैलिनिटी ज्यादा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा है अपस्फीति या डिफ्लेशन। बेसिन हवा, ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको। मैंने कहा था हवा के साथ, हवा ही नहीं होती, हवा के साथ छोटे मोटे सैंड, बालू, कंकड़, पत्थर होते हैं, तो हवा के साथ मूव करते हैं। अब वो हवा जब टकराती है किसी सरफेस से, किसी रॉकी सरफेस से या कहीं से टकराती है, तो उसको इरोड करेगी ना, वो इरोजन करेगी, कटाव करेगी। तो जो ढीला वाला धरातल होगा, ये लूज टेरियन, उसमें रेता वेता, उसको उड़ा के अपने साथ ले जाएगी। तो धीरे धीरे उड़ा के अपने साथ ले जाएगी तो क्या होगा, गड्ढा जैसा नहीं बन जाएगा, तो डिफ्लेशन बेसिन बनेगा। तो ये भी क्या है, सही है ना। जैसे आप किसी चीज को घिसते हो, धीरे धीरे घिसने लगो, या रोड है, रोड मान लो इतनी मोटी थी पहले, इतना हमने डामर वामर बिछाया था, धीरे धीरे गाड़ियां चलेंगी, ब्रेक लगेंगे उस पर, बारिश होगी तो रोड क्या इतनी रहेगी या इतनी फैल जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाती है ना, गड्ढे वड्ढे बन जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वही चीज है। तो आंसर क्या होगा इसका? अब बी कहां से हो जाएगा इसका आंसर? हे भगवान, बेहोश होने की संभावना बहुत ज्यादा हो रही है। आंसर क्या है? हाँ, सी, दोनों सही है ना। बेसिन मतलब नीचे, नीचे डिफ्लेशन बताया था मैंने आपको। अपस्फीति प्याज की तरह से, वो एक्सफोलिएशन था, वैसे ये डिफ्लेशन है। आगे आओ। हाँ, ये सवाल तो और ही खतरनाक है। ये सवाल आपको जहां तक मैं समझता हूं नहीं आएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। इंग्लिश में पढ़ो। रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, एशुरियन कोस्ट, which of the mentioned, which of the above mentioned is are the examples of coastlines of emergence? ये सवाल है। रिया कोस्ट क्या होता है, फ्योर्ड कोस्ट क्या होता है, ऐश्वरी क्या होती है, इसके बारे में सवाल है। देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद और भी सवाल मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, इसके बारे में और भी सवाल मिलेंगे, इसको थोड़ा हम समझ जाते हैं पहले। पहली बात तो यह है, जो रिया कोस्ट है या फ्योर्ड कोस्ट है, इस टाइप के जितने भी तट होते हैं, ये कभी भी कोस्ट लाइन के इमरजेंस से नहीं बनते हैं, ये कोस्ट लाइन के सबमर्जेंस से बनती हैं। देखो, इमरजेंस मतलब ऊपर, सबमर्जेंस मतलब नीचे, ठीक है। सबमर्ज होना मतलब नीचे हो जाना, ठीक है, डूब जाना टाइप से। तो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस मतलब तट के पास। अब देखो है क्या, जब भी सबमर्जेंस होगा, ये इमरजेंस, इसको आंसर तो डी है, इसको छोड़ो आप। अभी कैसे बनते, देखो, सबमर्जेंस में कब होगा सबमर्जेंस, यानी कोई चीज नीचे क्या हो गई, डूब गई। अब जैसे ये समझो,
जैसे मेरा ये वाला हाथ सी है और ये वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ क्या है, जमीन है। मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं आपको, ठीक है, आपको जल्दी से। ये वाला हाथ कोस्ट है, तट हमेशा ऊंचा होगा, ये नीचे सी है। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं सबमर्जेंस, नीचे जाने से। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो जो कोस्ट है वही नीचे हो जाए, सिंक हो जाए, तो बराबर हो जाएगा, तो सी का पानी चला जाएगा उसमें। मैंने कहा सिंकिंग ऑफ लैंड, यानी जमीन ही क्या हो जाए, नीचे चली जाए, थोड़ा धस जाए, तो समुद्र का पानी उस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो सबमर्जेंस हो जाएगा। या दूसरा क्या हो सकता है, समुद्र में जो सी लेवल है वही ऊपर आ जाए। सी लेवल ऊपर कैसे आएगा, जैसे दुनिया भर की चीजें होती हैं, जैसे ग्लेशिएशन होता है या आइस एज आ जाती है, पूरे का पूरा जमीन का पानी आइस में बदल जाता है। तो पानी अगर आइस में बदल जाएगा, समुद्र की ओर कम जाएगा, तो उसकी वजह से क्या सी लेवल में परिवर्तन आएगा। तो जो सी है या सी लेवल है उसका ऊपर उठ जाना, मतलब कोस्ट पे आ जाना, या कोस्ट का ही नीचे हो जाना ताकि उसमें समुद्र का पानी आ जाए, उसको हम बोलेंगे सबमर्जेंस। इतनी बात सही आई। तो सबमर्जेंस, तो ये इमरजेंस से नहीं, सबमर्जेंस से बनते हैं ये सब। तो इसमें सबसे पहली बात, सबमर्जेंस का मतलब हुआ, एक तो आप लिखेंगे सिंकिंग ऑफ लैंड, जमीन का कहां चला जाना, नीचे, तो समुद्र का पानी आ जाएगा। दूसरा है राइज ऑफ सी लेवल, यानी जो समुद्र का तल है वो ऊपर उठ जाना, यानी सी लेवल ऊपर आ जाना, यानी समुद्र का पानी का लेवल जो था वो और ऊपर आ जाएगा, तो वो जमीन पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कमेंट करके बताओ। इस पे ध्यान मत दो कि ऑप्शन कौन सा सही है, आप सिर्फ ये ध्यान दो कि ये सब सबमर्जेंस से बनते हैं, और सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है, राइज ऑफ सी, समुद्र का तल ऊपर जाना, और सिंकिंग ऑफ लैंड। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको मैं समझा देता हूं आपको ढंग से। इस पे मत जाओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये मैं पहले कह रहा हूं कि ये नन ऑफ द अब कोई भी सही नहीं है, सब वो है, उसको छोड़ो। अगला, अब मैं बताता हूं आपको, देखो क्या है। अब यहां चले जाएंगे, अब मैं दोनों कोस्ट, रिया कोस्ट और फ्योर्ड कोस्ट को यहां पे मैं समझा दे रहा हूं आपको, रिया और फ्योर्ड। अभी इसके क्योंकि बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके। तो रिया कोस्ट, देखो ऐसा होता है, इसको अब 3D में तो नहीं समझा पाऊंगा मैं। जैसे मान लो ये सी है, ये सी है, और यहां से कोई रिवर आती है, कोस्ट बनेगा तो रिवर के पास, और रिवर की ये क्या है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसी, ये सहायक नदियां हैं ऐसी, ठीक है। अब ये बनता है ऐसा। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस कोस्ट को आप रिया कोस्ट कहोगे, अगर आप इस कोस्ट को क्या कहोगे, आप रिया कोस्ट कहोगे, तो ये सबमर्जेंस से बनेगा, यानी या तो सिंकिंग ऑफ लैंड हो जाए, यानी जो नदियां बह रही थी वो क्या हो जाए, उसका तल नीचे चला जाए, उसमें समुद्र का पानी आ जाए, उस टाइप से, या समुद्र का पानी ही क्या हो जाए, ऊपर आ जाए, है ना। अब समुद्र का पानी कब ऊपर आएगा, जैसे सोचो, एक ऐसे सोचो, आइस एज थी एक जमाने में, और बर्फ पड़ी हुई थी, ग्लेशिएशन हुआ था, और उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो जाए। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मतलब बर्फ क्या हो गई, पिघल गई। तो बर्फ के पिघलने के बाद क्या होगा, जो पानी है वो ज्यादा हो जाएगा समुद्र में, और पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के बाद जो सी लेवल है वो राइज करेगा। तो आपके सवाल अभी धीरे धीरे बनेंगे। तो पहला सवाल तो यह है कि रिया कोस्ट के बारे में, ये क्या है, एक सबमर्ज कोस्ट है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, ये बन सकता है या तो जमीन के नीचे धंसने से, या फिर राइज ऑफ सी से, सी लेवल से। और राइज ऑफ सी लेवल क्या हुआ, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के बाद हो सकता है, ग्लेशियर के पिघलने से, ठीक है। तीसरी बात ये क्या है, ये रिया कोस्ट क्या है, जो नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां हैं, ये जो ऐसे समुद्र से मिलती हैं, इसके द्वारा जो कोस्ट बनाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिया कोस्ट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिया कोस्ट कहते हैं, ठीक। अब नदियों के द्वारा बनाया गया होगा तो इसमें अलग अलग चीजें आएंगी। तो नदियों के द्वारा बनाया जाता है ये अंदर से, तो इसमें थोड़ा सा घाट, नदियां ऐसे मिलेंगी कुछ, मतलब जैसे पेड़ होता ना, ऐसे ऐसे मिलेंगी, और ये थोड़ा सा चौड़ा न होके इसकी घाटियां थोड़ी सी वी टाइप की होंगी। कैसी होंगी, वी शेप्ड, क्योंकि नदियों के द्वारा बनाया गया है। जबकि फ्योर्ड में यू शेप आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा मैं भी आपको, अभी डिफरेंस क्या क्या होता है ये पता चलेगा आपको रिया कोस्ट में, ठीक है। ऐसे बनेगा, इरेगुलर ब्रांचेस होंगी बहुत सारी, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से हो सकता है ये। और दूसरी बात, जैसे जैसे इसमें खासियत ये होगी, जैसे जैसे आप समुद्र की ओर जाओगे, इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी, यानी समुद्र की ओर इस वाले कोस्ट की गहराई जो है टुवर्ड्स द सी, ये डेप्थ बढ़ती जाएगी, कहां की ओर, सी की ओर जाने में, ठीक। अब फ्योर्ड कोस्ट क्या होता है, फ्योर्ड कोस्ट में फर्क यह है कि फ्योर्ड कोस्ट जो है, मैंने कल परसों बताया था आपको कि फ्योर्ड कोस्ट ग्लेशिएशन से बनता है। किससे, ग्लेशिएशन से। मतलब अगर आप ऐसा सोचो कि ये सी है, ठीक है, और
समुद्र के आसपास जब आइस एज आई थी हमारे पास, जैसे नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, अलास्का में मैंने पढ़ाया था, और इस हिस्से में पूरा का पूरा क्या हो गया, बर्फ जम गई। यानी बर्फ जो है, ग्लेशियर है, वो कहां तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। इसीलिए फ्योर्ड कोस्ट कभी भी ट्रॉपिकल जोन में या भारत जैसे इलाके में नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे में यहां पर फ्योर्ड कोस्ट किससे बनते हैं, एक तो ग्लेशिएशन से बनते हैं, इसमें हिमनद का प्रभाव होता है, पहली बात। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था एक जमाने में, जब भी ग्लेशियर जमीन को काटेगा तो बहुत यू आकार में ना काट के यू आकार में काटेगा, मतलब वी आकार में नहीं काटेगा, किसमें, सॉरी, यू में। तो जहां भी फ्योर्ड कोस्ट होगा वहां की घाटियां कैसी होंगी, यू शेप्ड होगा। यहां पर जो घाटियां बनाएंगे वो यू शेप्ड होगा। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होगी, जब यू शेप्ड होगा तो सी की ओर जाने में बहुत गहरा कटाव नहीं करेगा, वो अंदर की ओर ज्यादा करेगा। तो ये इसकी जो डेप्थ है वो टुवर्ड्स द सी क्या होती है, कम होती है। डेप्थ टुवर्ड्स द सी कम, यानी इधर की ओर जाने में फ्योर्ड कोस्ट की गहराई कम होते जाती है, जबकि उसकी बढ़ते जाती है। ध्यान रखना, इस पे जो योगदान है वो रिवर्स का है, इसमें जो योगदान है वो ग्लेशियर्स का है। ये यू ज्यादा बनाएगा, वो वी ज्यादा बनेगा। इसमें घाटी जो रिवर्स होंगी वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे मिलेंगी, आराम आराम से। इसमें ये पर्वत के जैसे मिलेंगी, जिसमें आप मतलब पर्वत जो कह रहा हूं, पेड़ के जैसे मिलेंगी, इस टाइप से होगा। ये कम शैलो होगा, उथला होगा, कम गहरा होगा। कौन सा कोस्ट, कौन सा वाला, फ्योर्ड कोस्ट। ठीक है, अब इतना आप समझ गए। तो इसके बाद आप समझो, अब आप ज्यादा कब समझोगे, जब आप सवाल को देखोगे। देखो ये, अब आप सवाल करो यहां से, इससे समझ में आएगा आपको। देखो क्या लिखा है, रिया, रिया मतलब रिया वो रिया नहीं जो आप समझो, रिया कोस्ट है। रिया इज ए फनल शेप्ड एस्चुरी दैट अकर्स एट अ रिवर माउथ। एक फनल शेप्ड एस्चुरी होती है। एस्चुरी का मतलब, जैसे अब एस्चुरी बता देते हैं। देखो नॉर्मली मैंने कहा था ये रिवर है और ये सी है। नदी जब समुद्र तक आते आते कई सारे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे करके, और मिट्टी का जमाव करती है, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा तो इसको हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। लेकिन अगर नदी आती है और लगभग सीधे सीधे बिना किसी खास ब्रांच में बटे हुए सी तक पहुंच जाती है, जैसे नर्मदा और तापी, जिसमें सेडिमेंटेशन कम होता है ना, और मतलब नदी का पानी समुद्र से सीधे डायरेक्ट ऐसे, इसको हम कह सकते हो एस्चुरी कह सकते हो, मोटा मोटा समझाने के लिए। ये डेल्टा है, ये एस्चुरी है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये पानी सीधे सीधे मिल रहा है, इसमें डेल्टा वेल्टा वाला कोई प्रभाव नहीं है रिया कोस्ट में। तो ये बताओ, पहला सवाल है, रिया इज अ फनल शेप्ड एस्चुरी दैट अकर्स एट अ रिवर माउथ। रिवर माउथ का मतलब होता है नदी के मुहाने पर, जहां उसका मुंह होता है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द सबमर्जेंस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द रिवर वैली। यानी रिवर वैली का लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन जहां से नदी आती है, जैसे हिमालय, लोअर पोर्शन बंगाल जहां पर नदी पानी गिराती है, तो उसके सबमर्जेंस से बनती है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, पहला। दूसरा, रियाज आर कॉमनली वेरी इरेगुलर एंड मे हैव सेवरल ब्रांचेस ट्रिब्यूटरी। उसके कई सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। ये स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है बताओ। स्टेटमेंट की वजह से आप जल्दी समझोगे इसको। ऐसे सवाल काफी टाइम से नहीं आए, लेकिन कभी कभी आएंगे तो उड़ा के रख देंगे। ये बताओ, सवाल दूसरे का कौन सा सही होगा इसमें, क्या लगता है आपको? बताया हुआ मैंने अभी। अब उसकी सारी चीजों पे मत जाना आप। फनल शेप, फनल मतलब फनल कैसा होता है, फनल आप अपने दिमाग में यूज करो कि फनल शेप्ड कैसा होता है। ए अगर सही नहीं है तो ये क्या कह रहा है यार, ये कैसे कैसे आंसर देते हो कभी भी। सबमर्जेंस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द रिवर वैली। ये हे ईश्वर, हे प्रभु, ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ द रिवर वैली। ये क्या कहा है मैंने कि ये सिंकिंग ऑफ लैंड से बनता है, यहां से हमने स्टार्ट किया है। फिर मैंने कहा है कि ये हिस्सा नीचे चला जाएगा तो उससे बनेगा। फनल शेप्ड मतलब मैंने कहा भी वी आकार का जैसा बनेगा। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि ये गलत है। कहां ध्यान है? लगता है ध्यान वहां है कि ऐश्वर्या राय की शादी हो पाएगी, कि मतलब तलाक होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। और इसकी कई सारी ब्रांचेज होती, तो ब्रांच तो हमने बनाई रखी है अभी, ये दुनिया भर की ब्रांचेस। तो आंसर क्या होगा इसका, ये बताओ जरा जल्दी, आंसर क्या होगा इसका? तो बी आंसर कहां से आ गया भाई, ये तो बताओ मुझे आप। केवल तो ये गलत है। ये इतना ज्यादा, पूरी जो कहानी मेरी स्टार्ट हुई थी वो इससे हुई थी कि इमरजेंस से नहीं बनते, सबमर्जेंस से बनते हैं, और कई महानुभावों ने इसको ही गलत कर दिया है। अब बताओ किसको दोष दिया जाएगा, ये बताओ।
और हम गलियान है किसको, कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया बिना इतिहास पढ़े। तो ये तो हमारा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। आज खाना वाना मत खाना, जिसने भी गलती हो गलत आंसर दिया, मतलब बिल्कुल गंदा खाना खाना है। फ्योर्ड के बारे में बताओ। फ्योर्ड कोस्ट आर कन्फाइंड टू द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दंतुर दंतुर फंतुर छोड़ो, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। उष्णकटिबंध में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल है, दंतुर को अक्सर यू आकार की घाटी में स्थापित किया जाता है, जिसकी यू आकार की घाटी होगी तो अगल बगल चट्टानें खड़ी होंगी, बीच में चौड़ा होगा। सही है कि गलत है, ये बताना है आपको। तीसरा है, समुद्र की ओर खुलने को दंतुर का मुहाना कहा जाता है, मतलब जब सी की ओर आप जाओगे टुवर्ड्स द सी, इज कॉल्ड माउथ ऑफ द फ्योर्ड। माउथ हमेशा ही बोलते हैं उसको, मैंने अभी बताया था आपको। और यह समुद्र की ओर ऑफन शैलो, उथला होता जाता है। ये आंसर आप बता सकते हो, वैसे मैंने अभी आपको बताया थे तीनों कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। अब आप इसके आंसर बताओ जरा। हॉस्पिटल में हूं, अच्छा तो स्वास्थ्य लाभ करो यार तुम, है ना, अभी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ क्लियर हो तो गया तुमको, विनय को क्लियर हो चुका है, इसका आंसर सही है। तीसरे का बी आंसर लगाया आपने, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बिना गलियाए कभी कुछ हुआ है, मैंने अभी तुमको गलियाया थोड़ा बहुत, मतलब दूसरे टाइप से, तो आपने आंसर सही दे दिया, गुड। समशीतोष्ण टेम्परेट, मैंने कहा था नॉर्वे में मिलेगा, ये अलास्का में मिलेगा, न्यूजीलैंड में मिलेगा, ठंडी जगह पे। मैंने कहा था भारत में नहीं मिलेगा। भारत कैसा देश है, उष्णकटिबंधीय। ग्लेशियर सी से कैसे टच होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहला आंसर गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, तो पहला गलत है। और यू आकार की घाटी होती है, मैंने बताया था आपको। और दूसरा, समुद्र की ओर उथले होते जाते हैं, कम गहराई वाले होते जाते हैं, बताया था ना। ये देखो, ये डेप्थ क्या होती जाती, फ्योर्ड की कम होते जाती, अंतर यही है, उसकी डेप्थ बढ़ते जाती, इसकी डेप्थ कम होती जाती, फ्योर्ड की कम होते जाती, बस यही डिफरेंस होता है। ये ग्लेशियर से बनता है, वो नॉर्मल भी बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, गुड, ये आंसर सही दिया आपने। अब अगला है, रिया कोस्ट आर फॉर्म ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ ग्लेशिएटेड वैली। हिमाच्छादित नदियों घाटियों के जलमग्न होने के कारण रिया तटों का निर्माण होता है। नदी घाटियों के जलमग्न होने के कारण ये आंसर बताओ आप। इसको भी आप बता सकते हो, फ्योर्ड कोस्ट कैसे बनते हैं, इसमें से कौन सा आंसर क्या है सही है। हाँ कह रहा है रिया कोस्ट वैसे बनते हैं, और इसमें गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन को, क्या कह रहे हो, देते रहो देते रहो, घबराओ मत, खाना खाना मन से आप आंसर दिया करो मन से, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं कह रहे हो। देखो पहली बात तो ये है, अभी अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने कहा ये क्या लिखा है, रिया कोस्ट आर ग्लेशिएटेड वैलीज, फ्योर्ड कोस्ट आर रिवर वैली। यहां देखो क्या बताया है मैंने, ये क्या लिखा है, मैंने कहा था फ्योर्ड कोस्ट ग्लेशियर से बनेंगे, भारत में ग्लेशियर नहीं पहुंच पा रहा है सी तक, इसलिए वो यहां नहीं मिलेगा, और ये रिवर से बनेगा, लिखा भी हुआ है यहां देखो, रिवर ये ग्लेशियर, और मैंने बोला भी। अब रिया कोस्ट ग्लेशियर से कैसे बनेगा और फ्योर्ड रिवर से कैसे बनेगा, आंसर डी नहीं होगा इसमें, आप खुद सोचो। अभी हम, मतलब ये जो पहला आंसर दिया था ना आपने, वो वाला सबमर्जेंस वाला, उससे भी घटिया आंसर था इसका, जिसने इसको गलत किया। सिंपल है, रिया कोस्ट किससे, नदियों के द्वारा भी बन सकता है, नदियां जब सबमर्ज, नदी वाला क्षेत्र सबमर्ज हो जाए, समुद्र का पानी उसके ऊपर आ जाए। फ्योर्ड कोस्ट ग्लेशियर से रिलेटेड है, ग्लेशियर जब सी तक पहुंचेगा, काफी टाइम से ग्लेशियर रहा है, धीरे धीरे उसने उसको काट के यू शेप्ड वैली बनाई है, तब जाके वो बनेगा। तो फ्योर्ड कोस्ट ग्लेशिएटेड, रिया कोस्ट रिवर वैली, आंसर है कि नहीं है बताओ, डी वाला होगा कि नहीं होगा। तो फिर आप ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं, आप सिर्फ याद करो फ्योर्ड कोस्ट एफडी, एफडी होती है ना फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो एफ जहां होगा वो क्या होगा नहीं, एफडी कैसे बोल दिया मैंने, दिमाग में कुछ गड़बड़ आ गया होगा मैंने, एफ जी, हाँ सॉरी, फ्योर्ड कोस्ट किससे, ग्लेशियर से, एफडी नहीं एफजी। हाँ ये तो अब फैक्चुअल सवाल है, फटाफट करो उसको। कह रहा है कि कौन कौन सा इसमें सही सुमेलित, नहीं इनकरेक्ट है ये, यहां ध्यान रखना गलत सुमेलित है, इसको भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। न्यू फाउंडलैंड देखो एक आइलैंड जैसा है नॉर्थ अमेरिका में के बगल में, कनाडा के बगल में, अटलांटिक ओशन में,
क्या वहां पर बास स्टेट है? बास जल संधि क्या न्यू फाउंडलैंड को मैच करता है कि नहीं? मेडागास्कर के पास मोजाम्बिक चैनल है, ये मैच करता है कि नहीं करता है? फॉर्मोसा एक आइलैंड है जापान के आसपास, क्या वहां पर ये स्टेट ऑफ बेले आइल ये यूज होता है कि नहीं होता? ये आंसर है। तो आपको इसका आंसर कुछ पता है या नहीं है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा इनकरेक्ट है कह रहा है? पहला इनकरेक्ट है, क्यों है ये मैं फैक्चुअली बता देता हूं, आप अपना आंसर भी दे सकते हो। बास स्टेट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू फाउंडलैंड तो कहां है? वो तो एक कनाडा के ईस्ट में है। तो पहला आंसर गलत है, ये बिल्कुल सही है। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक एक कंट्री है ना अफ्रीका में, मेडागास्कर एक आइलैंड है और एक कंट्री भी है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो मोजाम्बिक चैनल मिलेगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। और फॉर्मोसा तो इधर है जापान के आसपास, तो फॉर्मोसा कहीं और है। स्टेट ऑफ बेले जो है ये कहां पर है? तो स्टेट ऑफ बेले का तो उधर है न्यू फाउंडलैंड के आसपास, वो वहां है, यानी इसके आसपास ये होना चाहिए था, ये तो अलग चीज है। फॉर्मोसा जापान वाला है, तो ये भी गलत है। इसको आप नेट में एटलस में सर्च मारना, तो इसमें आंसर पहला और तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सवाल अगर आपको नहीं भी आया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको हम भूल भी सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात, लेकिन जो लॉजिकल सवाल होते हैं जैसे फ्योड और रियाकोस, बताने के बाद भी उसमें गलती नहीं करनी है, दिमाग लगाना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे। ईस्ट इंडीज जैसे वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज है ना, ये ईस्ट इंडीज है, ये वेस्ट इंडीज नहीं है। द अल्यूशियन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में, अमेरिका के ईस्ट में, वेस्ट में सॉरी। क्यूराइल आइलैंड्स जापान के नॉर्थ में, रशिया वाला। आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स, इंडिविजुअल आइलैंड मतलब जो अलग से हैं, जैसे ये, ठीक, अलग अलग वाले। द ब्रिटिश आइलैंड्स एंड बेलरिक आइलैंड्स ऑफ मेडिटेरियन सी फॉर्म एन आइलैंड आर्क। आर्क का मतलब होता है जैसे एक के सीरीज में एक के बाद एक आइलैंड का बनना। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आर्क मतलब जैसे मैंने पढ़ाया था ना, जब कन्वर्जेंस ऑफ ओशनिक प्लेट्स होता है, जब महासागरी प्लेटें आपस में मिलती हैं तो वहां पर बहुत सारे जस्ट लाइक माउंटेन्स वॉल्केनिक आइलैंड्स जैसे बनते हैं, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, बीच में समुद्र का पानी होगा, तो एक सीरीज में ऐसे बनते जाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक आर्क, या फिर आर्किपेलागो भी उसको आप बोल सकते हो, यानी एक के बाद एक किसका होना? आइलैंड्स का होना, ठीक, सीरीज में। तो अल्यूशियन के आसपास अगर आप देखोगे तो यहां भी मिलेगा आपको ऐसा, क्यूराइल आइलैंड्स में भी मिलेगा। क्यूराइल यहाँ पे है, ये दोनों नॉर्थ पैसिफिक में आप एटलस में देखना, तो वो क्या है? आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के फॉर्म में मिलेंगे, इंडिविजुअल नहीं है। आइलैंड आर्क, आर्किपेलागो मतलब द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है इसमें, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक के साथ एक में मिक्स है। ठीक, एक के साथ एक में मिक्स है। तो आप देखना क्यूरिल कहां पर है, अल्यूशियन कहां पर है, एक के बाद एक सीरीज में मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओशनिक कन्वर्जेंस से मिलेगा। ठीक है, और ये सब तो सिंगल सिंगल आइलैंड भी हो सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा होगा? न तो ए न तो बी। तो आर्किपेलागो का निर्माण करते हैं, और ये नीचे वाले नहीं, ये सिंगल सिंगल, बेलरिक आइलैंड एक सिंगल आइलैंड है मेडिटेरियन सी में। तो ये है ना, समझ गए ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऐसे ऐसे बनेंगे, ये ऐसे ऐसे चाप के रूप में बनते हैं, तो इसको आर्किपेलागो या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, द्वीपों का समूह। नेक्स्ट, ज्वालामुखी द्वीपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोना लोआ, ये पढ़ाया भी था मैंने आपको, मिस्टर लोआ लोआ, हवाई द्वीप में है, एक सबमरीन रिज ऑफ द ओशंस, इसके ऊपर बना हुआ है, एक रिज के ऊपर, सबमरीन रिज के ऊपर बना हुआ है, ऐसा ही कह रहा है। और एजोर्स, एसोसिएशन, सेंट हेलेना एंड कैरिन आइलैंड, ये प्रशांत महासागर में है। क्या ये प्रशांत महासागर में ही है क्या द्वीप, ये कि रिज के ऊपर बना हुआ है? इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, ये आपका सवाल है। तीसरा सवाल बताओ, इसमें क्या ये आ रहा है आपको? मोना लोआ इन हवाई हैज emerged from the submarine ridge of the oceans, एजोर्स, एसेंशियन, सेंट हेलेना। पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी एजोर्स, एसेंशियन, ये सब आइलैंड्स हैं, ये पैसिफिक में ना होकर अटलांटिक ओशन में मिलेंगे आपको,
इस साइड, ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ पे एटलस में देखना कि अटलांटिक ओशन में है। तो पहला दिया, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट तो उसका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब मोना लोआ, तो ये हवाई आइलैंड में है। हवाईन आइलैंड कहां पर है, ये मिड पैसिफिक में मिलेगा आपको, 50वां स्टेट है अमेरिका का हवाई। तो यहां पर आपको मोना की, मोना लोआ, किलुआ टाइप के बहुत सारे आइलैंड्स मिलते हैं। और ये जो आइलैंड हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है वो ड्यू टू द हॉट स्पॉट थियरी कहते हैं उसको, तप्त स्थल संकल्पना कहते हैं उसको। तप्त स्थल का मतलब होता है कि मेंटल में एक सुपर हीटेड प्लूम्स होते हैं, मेंटल प्लूम्स, जहां से बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा इंटेंस मैग्मा बाहर निकलता है, और ये ऊपर की प्लेट होती है। प्लेट ऊपर खिसकती जाती है और कभी कभी विस्फोट होते जाता है, जैसे यहां पर विस्फोट हो गया, प्लेट आगे खिसक गई, फिर ऐसे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक सीरीज में आपको वोल्केनो मिलते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो इसमें रिज वाली कोई बात नहीं। सबमरीन रिज वो होता है जब समुद्र के अंदर एक कटक बनता है, जैसे मिड ओशनिक रिज, तो उसमें जैसे आइसलैंड है उसका ज्वालामुखी बनेगा, मैंने प्लेट टेक्टोनिक की क्लास में आपको पढ़ाया था। तो ये आंसर भी बिल्कुल ही गलत है। ये वाले हॉट स्पॉट से बनते हैं, हॉट स्पॉट वोल्केनो से बनते हैं, ये मैंने शायद आपको बताया होगा, कमेंट करके बताओ। ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, वोल्केनो के जब सवाल किए थे हमने हॉट स्पॉट में, हवाईयन वाले वोल्केनोस, या समझ गए ना। तो हॉट स्पॉट मतलब एक सुपर हीटेड प्लूम, स्टेबल इन मेंटल, और ऊपर क्या, प्लेट, प्लेट मूव करती है लेकिन सुपर हीटेड मेंटल प्लूम्स, और हॉट स्पॉट आर स्टेबल इन मेंटल। तो मूवमेंट इस पे होगा, ये फिक्स होगा। तो जहां जहां सुपर हीटेड प्लूम के ऊपर वो जगह आती जाएगी प्लेट की, वहां वहां पे इरप्शन हो सकता है, और वो फिर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो उसमें रिज वाली कोई बात नहीं बनती है। ये पढ़ाया था ना मैंने हॉट स्पॉट थ्योरी। कटक नहीं, कटक तो मिड ओशनिक रिज बनता है, जैसे अटलांटिक ओशन में बनता है, आइसलैंड वाला बीच में रिज बनेगा वो, जब दो प्लेट्स आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाती, तो ये रिज तो यहाँ बनेगा अटलांटिक में। इसके ऊपर जो आइलैंड्स हैं वो बनेंगे मिड ओशनिक रिज के ऊपर के आइलैंड, जैसे आइसलैंड है। आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड्स। कौन से कोरल आइलैंड्स के एग्जाम्पल हैं? अब ये तो एक क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने, जैसे लक्षद्वीप में कोरल आइलैंड्स है, और मार्शल द्वीप इधर पैसिफिक में है, बरमुडा अटलांटिक में है, गिलबर्ट आपका पैसिफिक में है। तो इस टाइप के जो आइलैंड्स हैं, तो ये कौन कौन से हैं? तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही खास है, क्योंकि कोरल्स जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव एक एनिमल है आज की डेट में। कोरल रीफ्स बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा छाया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कोरल्स के बारे में आपको पढ़ना। तो दुनिया में कौन कौन से कोरल आइलैंड्स कहाँ कहाँ पर है, करंट अफेयर्स में किस कोरल आइलैंड्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहां के कोरल रीफ्स का किस हिस्से में जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं धीरे धीरे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बहुत ही खास है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरल्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसका आंसर क्या है? तो ये फैक्चुअल है, टोटल चारों सही है इसमें, ठीक। ये फैक्ट है, इसको मैं क्या ही समझाऊं आपको, ये जगह की बात है, नाम है उसका, तो आपको ये खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। और लक्षद्वीप तो कोरल आइलैंड है, ये आप समझ ही सकते हो। तो लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, तो क्या होगा, चौथा आंसर होगा इसमें। आपको मान लो एलिमिनेट करना है इसमें, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, टफ आंसर हो गया ये। अब आपको कोई और भी पता होना चाहिए इसमें से, ठीक। अच्छा अब है सवाल आपका, माइक्रोस्कोपिक एल्गी आर द फंडामेंटल टू लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो एल्गी होते हैं, जो शैवाल होते हैं, ये तो आपका बॉटनी जूलॉजी वाला सिस्टम है, पृथ्वी पर जीवन के लिए मौलिक हैं। आपको पता है ना कि ये एल्गी कब पैदा हुआ था। एन एल्गल ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी, यानी जो शैवालों के पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, साइंस का भी सवाल है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी सवाल है ये, है ना। तो उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं उसको। एल्गल ब्लूम ही पढ़ना उसको, वो हिंदी वाला पढ़ के, इसको पढ़ के दिखाओ जरा क्या लिखा हुआ है, मतलब मुंह से बोल के दिखाओ। एल्गल ब्लूम्स आर टाइडल एंड एक्सक्लूसिवली रेड, मतलब ये ज्वारी और लाल रंग के होते हैं खतरनाक तरीके से। एल्गल ब्लूम्स कैन फॉर्म डेड जोन्स वेयर एनिमल्स कांट लिव, जहां पर जीव जंतु नहीं रह पाते हैं, इसकी वजह से एक डेड जोन हो जाता है झीलों पे या समुद्र में, तालाबों में। कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से, जल्दी बताओ मुझे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, क्या है, जरा जल्दी बताओ। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड्स दे रहा हूं उसके लिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टेटमेंट याद हो, आप ये भी लिख सकते हो कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन कौन सा सही है,
विनय भाई कह रहे हैं कि सी वाला सही है, मतलब 1 3 4 सही है, 1 3 एंड 4। और एक खतरनाक स्टूडेंट हमारे पास आया है अमित नाम से, ये कह रहा है सारे सही हैं। लो ऐसी की तैसी। कोई बात नहीं है, नहीं भी आया आपको सवाल, हाँ उसका आंसर सही है भाई इसमें। किसका? ए किसने दिया था आंसर? अशोक ने। गुड, आपका आंसर सही है। देखो पहला तो सही है ना, ये माइक्रो के छोटे छोटे एल्गी होते फाउंडेशन है, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी हम कहते हैं ना कि शैवाल अवाल पैदा हुए, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा, एल्गल ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन एक्वेटिक सिस्टम, ये भी आंसर सही है। देखो एल्गल ब्लूम ही उसको कहते हैं। होता क्या है ना, जैसे फॉस्फेट और नाइट्रोजन, ये जो क्या होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इसकी वजह से होता है। जैसे हमने क्या किया, खेतों में हमने फास्फोरस छिड़क दिया, हमने नाइट्रोजन छिड़काव कर दिया, तो खेतों से जो खाद है जो कुछ तो पौधे ने ले ली, हमें फायदा हुआ। दूसरा, बारिश के थ्रू या हवा के थ्रू या दूसरे तीसरे माध्यम से ये कहीं ना कहीं तालाब में चला जाता है पानी, खेतों का पानी, या फाइनली सी में चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है, झील में जा सकता है। तो वहां पर जब फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो फर्टिलाइजर बढ़ जाएंगे। तो फर्टिलाइजर जब बढ़ जाएगा तो उससे यहां पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, किसका? एल्गी का। तो एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एल्गी की पॉपुलेशन बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम कहते हैं, ब्लूम हो जाना। अब किसकी वजह से बढ़ा हो? ड्यू टू द फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, खास तौर पे इनकी वजह से बनता है, खेती बाड़ी से होता है। ऑप्शन चेंज भी हो सकता है इसमें, एल्गल ब्लूम क्या होता है, वो जो मैं बोल रहा हूं वो ऑप्शन दे दे और ये जब ना दे, ये भी तो हो सकता है। तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन ऑफ एल्गी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। तो पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? देखो अब एल्गल ब्लूम बढ़ गया तो एक लिमिट से ज्यादा अगर किसी भी चीज की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हमेशा नुकसान होगी। चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो नुकसान करेंगे, हिरन ज्यादा हो जाएंगे नुकसान करेंगे, शेर ज्यादा हो गए, वो तो हो नहीं पा रहे, वो अलग बात है। यानी इकोसिस्टम है ना, एक इंसान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो जिसकी पॉपुलेशन जितनी है उसको इकोसिस्टम बनाया गया है, कहाँ के लिए? ऊपर वाले ने बनाया है इसको। अगर इसमें गड़बड़ा करोगे, कुछ भी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बाबा लोग क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, साइंस अपनी जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एल्गी ज्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट की वजह से ज्यादा उसको पोषण मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो फिर मरेगा भी तो, यानी पेड़ जो पौधे हैं वो मरेंगे। अब उनको मरने के बाद जब झीलों में वो मरते हैं, तो झीलों में वो मरेंगे तो उनको मरने के बाद उनको खाने वाला भी डिकम्पोजर है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया, इकोसिस्टम है। तो जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की खासियत क्या होती है? वो जब उसको सड़ाएगा गलाएगा, उस एल्गी का जो मरा हुआ डेड हिस्सा है उसको जब बैक्टीरिया खाएगा, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन इंटेक करता है। कौन? बैक्टीरिया। यानी झील के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा? इंटेक करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये पानी है, मान लो ये पानी है, इस पानी में क्या है? ऑक्सीजन घुली हुई है, इसको डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। ये इस इकोसिस्टम की हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। यानी जमीन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो होनी चाहिए, नहीं तो और जीव जंतु क्या करेंगे? एल्गी एल्गी पनप रहा है खूब। तो एल्गी जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एल्गी मरेगा। अब एल्गी मरेगा, कभी ना कभी तो मरेगा ना। मरने के बाद जो छोटे छोटे डिकम्पोजर्स हैं, जब वो एल्गी के सड़े गले हिस्से को डिकम्पोज करेंगे तो वो ऑक्सीजन इंटेक करेंगे। अब बैक्टीरिया लगातार ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ही कम हो गई तो बाकी जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, दूसरा है, तीसरा है, उनके लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे और जीव जंतु भी क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है पानी वाला, वो एक डेड जोन के रूप में आ जाएगा, मृत। यानी और झील का कलर भी आपने देखा होगा अजीब टाइप का हो जाता है कई बार, थोड़ा थोड़ा लाल लाल, हल्का फुल्का, या हरा हरा, या अजीब टाइप का। झीलें नहीं हो जाती अजीब टाइप की, जिसको हम कहते हैं गंदी हो गई झीलें, खराब हो गई हैं, तो एक डेड जोन फॉर्म कर देगा। और ये डेड जोन का मतलब होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम क्यों होगी? क्योंकि बैक्टीरिया ने ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक कर लिया। बैक्टीरिया ने ज्यादा इंटेक क्यों किया? क्योंकि एल्गी ज्यादा मर रहे थे। एल्गी ज्यादा क्यों मर रहे थे? क्योंकि एल्गी ज्यादा पैदा हो रहे थे। एल्गी ज्यादा पैदा क्यों हो रहे थे? क्योंकि फॉस्फेट और जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा उनके वहां आ रहा था। ज्यादा क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने खेतों में ज्यादा फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया था। तो इसका जो रीजन है वो कहाँ है? ह्यूमन, आदमी इसका मेन रीजन है। समझ रहे हो कहाँ का कहाँ कनेक्शन है उससे? तो सवाल कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। और एल्गल ब्लूम्स आर टाइडल। टाइडल मतलब ज्वार वार से या एक्सक्लूसिवली रेड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि ज्वार कोई आर टाइडल, ज्वार आना का मतलब होता है ब्लूम आ जाना। तो उसका एक्चुअल में जो ज्वार भाटा होता है उससे कोई मतलब नहीं है ना, उसका बहुत ही पूरा का पूरा लाल हो जाएगा, इससे भी मतलब नहीं। तो ये थोड़ा
अतिशयोक्ति जिसको हम कहते हैं हाइपर, वो है स्टेटमेंट। तो तीसरा वाला इसका आंसर गलत होगा। तो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, गुड, जिसने ये आंसर दिया। अच्छा, प्रस्फुटन बोल सकती हूं, ठीक है भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। ससुराल में तुमको ऐसे वर्ड बोलने में आसानी होगी। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाल भित्तियां सामान्य तौर पर अनुपस्थित होती हैं। क्या कह रहा हूं? महाद्वीपों के कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे अपसेंट होती है, नहीं होती है। दूसरा है कोरल 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं पैदा हो सकते हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताओ जल्दी। देखो, अब यहां पर एक वर्ड आया, आप अपना आंसर देते रहो, कोरल्स। कोरल एक क्या होता है? एनिमल होता है, ठीक है, एक बहुत ही छोटा मोटा एनिमल है, वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो कोरल भाई साहब हैं, ये रहते हैं एल्गी के साथ। किसके साथ? एल्गी, जो अभी पढ़ा था, शैवाल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब सहजीवन कहते हैं। मतलब कोरल इसको कुछ देता है और एल्गी इसको कुछ देता है। जैसे मकान मालिक को आप किराया देते हो जब आप रेंट पे रहते हो, और मकान मालिक आपको आवास देता है, शेल्टर देता है, रहने के लिए देता है। तो ये इसको शेल्टर देगा, ये इसको फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पौधा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको आपको एनर्जी देगा। ये शेल्टर देगा इसको, ये इसको वो देगा, तो आपस में मजे से रहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोरल होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब इसके बहुत ही नखरीला होता है। नखरीला का मतलब ये है, एक तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर में नहीं रह सकता, कम तापमान में नहीं रहेगा। मतलब इसके लिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, 22 से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं, कम तो बिल्कुल नहीं। तो ये कोरल्स मैं बता देता हूं सारे, इसके बाद आंसर आप सब कर लोगे। कोरल्स जो है ट्रॉपिकल जोन में रहेगा, यानी भारत या कर्क और मकर रेखा के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो वहां पर ज्यादातर कोरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो तापमान कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, दूसरा, तो तापमान कांट टॉलरेट वाटर टेम्परेचर अबव 20, ये तो गलत हो जाएगा, अबव ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए। तो टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, ये एक बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दूसरा, तो ये तो गलत हो जाएगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रवाल भित्तियां सामान्य तौर पर अनुपस्थित होती हैं। ये क्यों अनुपस्थित होती होंगी, किसी को पता है? अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता दे इसका आंसर क्या होगा। गुड, छठा आंसर, अशोक का आंसर इसमें बिल्कुल सही है भाई, ये लड़का सही आंसर दिया इसने दोनों। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स क्या होता है यहां पर कोल्ड करंट्स होती हैं। ये आंसर आप नहीं भी सही दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है ना इसको, तो वो छोड़ो आप। देखो यहां पे, जैसे यहां पे बेंगुला करंट चलती है वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मैं बताऊंगा क्यों चलती है। अब क्लाइमेट आने वाला है, इसके बाद ओशनोग्राफी आने वाली है, अगली क्लास में शायद आ जाए। तो जहां भी वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होगा, कोल्ड ओशन करंट बहती है, यानी ठंडी जलधाराएं बहती है। तो ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, तो जहां भी ठंडी जलधाराएं होंगी तो तापमान क्या हो जाएगा? नॉर्मली नीचे हो जाएगा। तो तापमान अगर नीचे हो जाएगा तो कोरल्स कम तापमान में नहीं होते हैं, आपको पता है ना। तो तापमान में नहीं होते हैं, इसीलिए लिखा उसने वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये दोनों आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए अनुपस्थित होते हैं। पक्ष सामान्य तौर पर कुछ कुछ हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इज ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आपको ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। अब ठंडी ही क्यों मिलती है वहां पे, उसको ओशन करंट में पढ़ेंगे हम, इसके बाद आएगा। अगला सवाल, कोरल पॉलिप्स बिल्ड कोरल रीफ्स, बिल्कुल सही बात है। कोरल पॉलिप्स यानी छोटे छोटे जीव होते हैं और वो कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है? ये जैसे ये सी है, सोचो, है ना, ये समुद्र है, इस समुद्र में छोटे छोटे ये कोरल्स हैं, ये क्या है? प्रवाल हैं। अब ये बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं रहते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी कोई चीज होती है ना। यानी अगर ये बहुत ज्यादा गहराई पर रहेंगे तो बहुत ज्यादा गहराई पे सूरज की किरणें नहीं आती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि कोरल किसके साथ रहता है? एल्गी के साथ रहता है। एल्गी एक पौधे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है कि एक निश्चित गहराई से नीचे न जाए। तो ज्यादातर कोरल आपको 25, 30, 35 मीटर के आसपास मिल जाएंगे, ज्यादातर कोरल्स, है ना। 60-70 मीटर तक भी मिल सकते हैं। अब 200 मीटर से नीचे कोरल्स भी मिलते हैं, वो ठंडे वाले होते हैं, अलग होते हैं वो, उनको छोड़ दो।
लेकिन ज्यादातर कोरल्स आपको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से समुद्र के उथले भागों में, शैलो वाटर्स में मिलेंगे। ये बात सही होगी, ठीक है। अब ये जो कोरल्स होते हैं ये एल्गी को खाते हैं, बॉडी सॉडी बनाते हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में इनका जो स्केल्टन होता है, जो कंकाल होता है, उसमें चूना बहुत ज्यादा होता है। अब कोरल कभी कभी मरेगा भी तो बाद में, अब यहाँ जलाने दफनाने की व्यवस्था नहीं है, तो इसके स्केल्टन जो होते हैं यानी कंकाल जिसमें कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, वो एक के बाद एक जमा होता जाता है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन होता जाता है। तो ऐसे ये जमीन में पानी के अंदर एक चट्टान बना देते हैं, रॉक फॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड कोरल रीफ। अगर आपसे कोई पूछता है प्रवाल भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो आप कहोगे ये जो प्रवाल, जो पॉलिप्स हैं, इनके स्केल्टन से होता है, कार्बोनेट से होता है। तो ये चट्टाने बनाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ नाम सुना है ना, प्रवाल की सबसे बड़ी चट्टाने। तो वहां पर कोरल के मरने के बाद, स्केल्टन के बाद जो जमाव होता रहता है, उससे जो रीफ बनती है, उसी को हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। कोर पॉलिप्स कॉलोनीज में रहती, बिल्कुल सही। कॉलोनीज मतलब एक साथ ये बहुत सारे मात्रा में रहते हैं, तो दोनों ही सही है। एक्सट्रैक्ट कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द सी, बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी समुद्र के पानी से कैल्शियम को क्या करती हैं, पी जाती हैं, निकाल देती हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत लवणता इनके लिए होनी बहुत जरूरी है। तो आंसर इज डी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, है ना। समुद्र का पानी है, उसमें कैल्शियम घुला रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको खाती हैं, मस्त रहती हैं एकदम, और चट्टाने बना देती हैं उससे, उसको कोरल रीफ्स कहते हैं। एक साथ कई सारे रहते हैं ये एनिमल्स, और पॉलिप्स के थ्रू बनती हैं। ऑल आर अबव, और आर करेक्ट। कोरल प्रेफर्स क्लियर एंड शैलो वाटर वेयर लॉट्स ऑफ सनलाइट फिल्टर्स थ्रू देयर सिम्बायोटिक एल्गी। मतलब अभी भी पढ़ाया था मैंने, स्वच्छ और उथले पानी को पसंद करते हैं जहां बहुत सारे सूरज की रोशनी उनके सहजीवी शैवाल को छानती है। शैवाल फोटोसिंथेसिस करेगा। तो पहला आंसर सही है या गलत है आपको बताना है। दूसरा, प्रवाल को जीवित रहने के लिए खारे पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए नदी के पास, जहां पर नदी अपना मुहाना बनाती, नदी पानी गिराती है, वहां पर प्रवाल अधिक विकसित नहीं होते हैं। बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कोरल्स नीड सॉल्ट वाटर टू सर्वाइव, इसी स्टेटमेंट से आप बता सकते हो कि इनको खारा पानी चाहिए। अब नदी का पानी आ रहा है, तो नदी के पानी में तो उतना नमक होगा नहीं, इसीलिए जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्या उस इलाके पे, या जहां पर ऐश्वरी बनाती हैं, नदी का पानी आता है, सी से मिलता है, वहां पर कोरल्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, कमेंट करके बताओ। और ये तो स्टेटमेंट कैसा है, पहला वाला, सूरज की रोशनी उनको चाहिए तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। आंसर 8 का क्या है आंसर, फटाफट दें सभी लोग। आंसर बिल्कुल सही है, सी आंसर, ठीक है। अभी तो बताया था कंसेप्ट, मैं जब एक बार बता दूं तो उसके बाद सवाल आपके सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा, जहां भी नदी का पानी सी से मिलेगा तो वहां पर न्यूट्रिशंस कम होते हैं, सी वाटर में न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं, कोरल्स के लिए सॉल्ट ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर भी अच्छा नहीं होता। यानी नदी जहां पर पानी गिराती है समुद्र में, वहां पर जनरली कोरल्स कम पैदा होंगे। स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नीड सॉल्ट वाटर, अब नदी के पानी में सॉल्ट कहां से लाओगे आप, ठिंगे कम होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सही बात है। चलो आगे बढ़े। रीफ बिल्डिंग प्रीसियस कोरल्स, अब वो कितना घटिया लिखा है बताओ, कीमती प्रवाल। कीमती कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि जो वो बनाते हैं, रीफ बनाते हैं, यानी चट्टाने बनाते हैं, रीफ बिल्डिंग प्रीसियस कोरल्स एंड रेड कोरल्स कांट सर्वाइव इन कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी में नहीं रह सकते हैं। कोल्ड रीफ्स आर बिल्ट बाय द कोरल पॉलिप्स एज द सेक्रेट लेयर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बीनीथ देयर बॉडीज। प्रवाल भित्तियां प्रवाल जंतु द्वारा निर्मित होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की करती हैं। प्रवाल जंतु और कैल्शियम शैवाल बड़ी कनोलियों में रहते हैं। ये आपके सामने सवाल है। अच्छा, पहले में कंफ्यूजन है, ठीक है। ये दो तो सही है ना, दो तो सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है ना, जो रेड कोरल्स होते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें कोल्ड वाटर या डार्क एनवायरनमेंट में ये वाले कोरल रह सकता है। एंड लिख दिया ना उसने, एंड रेड कोरल्स कांट सर्वाइव इन कोल्ड वाटर, ये हो सकता है, तो ये आंसर इसका गलत है। कांट मतलब कैन सर्वाइव, ठीक है। इसको जब कोरल्स में कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं लोग, तो कई बार कुछ गहराई में भी कुछ कोरल्स मिलते हैं, उनको हम रेड कोरल्स या इस टाइप से कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा गलत है। तो ज्यादातर जो रीफ बिल्डिंग यानी
जो वो बनाते हैं, चट्टाने बना रहे हैं, वो ज्यादातर अपर लेवल पे ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं मिलते हैं। लेकिन रेड कोरल्स लिखा है उसने आगे, तो रेड कोरल्स कुछ डेप्थ में भी पाए जाते हैं। तो आंसर इज बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाया आपने। प्रवाल विभिन्न रूपों और रंगों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। छोटे समुद्री पौधे कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं जो प्रवाल वृद्धि में योगदान करते हैं। बताओ फटाफट कौन सा स्टेटमेंट सही है? 10th का 1-2 सवाल और बचे हैं बहुत। आज तो हमने काफी क्वेश्चन कर दिए। ये तो सही, बहुत सारे, सबसे ज्यादा रंग बिरंगे कहां हैं? जितने रंग आपने सोचे भी नहीं होंगे ना, लाल, हरा, नीला, पीला और पता नहीं कौन कौन से रंग होते हैं। कोई तो कहता है रानी कलर है, कोई कह रहा है अभी मौसम्बी का कलर है, कोई कह रहा है वहां पता नहीं कौन सा कलर है। उतने कलर से भी ज्यादा कलर जितने होते हैं उन कलर्स में होते हैं ये कौन? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? प्रवाल्स में। डिफरेंट कलर बहुत ही अच्छे दिखने के होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, स्मॉल मैरीन प्लांट्स, मतलब जैसे एल्गी है, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट को रखता है? बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या है इसका? सी। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, पहला तो पता ही था ना आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। तो कई लोगों ने आंसर दिया है इसका, ठीक है, गुड। अगला आंसर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जब भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हो तो पहले यह पढ़ लो आप क्या पूछ रहा हो। मूंगे की वृद्धि के लिए उपयुक्त में से कौन सी शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है? मतलब कोरल्स ज्यादा पैदा होंगे तो कब पैदा होंगे? भरपूर पानी, लवणता और चट्टान का समुद्री किनारा, सीवर्ड साइड ऑफ द सी। कौन कौन सा सही होता है? प्लेंटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी एंड सीवर्ड साइड ऑफ द सी। बताओ, ये आंसर आपको आना चाहिए, लॉजिकल आंसर है। 11वां नंबर, फटाफट। नंबरिंग उल्टी सुल्टी चल रही है उसमें, जैसे पहले के 5 सवाल अलग टॉपिक से थे, 5 अलग से, तो वो हो रहा है। तो हमने क्वेश्चन तो 20-25 तक कर दिया, आज ज्यादा कर दिए। ये सवाल आ जाना चाहिए आपको। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करो। पानी तो चाहिए ना, तो पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। एलिमिनेट करो चीजों को, एलिमिनेशन करना सीखो। हमेशा इस पे मत जाया करो कि ये सही है कि ये सही है, कि इसके हिसाब से कौन सा सही है। भाई पानी तो चाहिए उसको, नहीं चाहिए क्या? और सैलिनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? लवणता चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। लवण मतलब अभी अभी बताया था, पहले से क्वेश्चन किया, हमें सॉल्ट चाहिए उसके लिए। वो जो सॉल्टी वाटर होता है उससे कैल्शियम निकाल के अपने बॉडी बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो सॉल्ट चाहिए। कभी क्यों नहीं सुना आपने, नहीं तो कोरल रीफ्स किसी नदी के पानी में पैदा हो गए, समुद्र में ही क्यों पैदा हो रहे हैं? तो 2 भी तो सही होगा। जब 1 और 2 सही है, या तो ये आंसर सही है फिर, या तो ये आंसर सही है। तीसरा, अब आपको 2 तो नहीं हो सकते, 50-50 में आ गए आप। 4 ऑप्शन में से आप 50-50 में आ गए, मतलब अब सही होने की संभावना ज्यादा है। तो या तो यहां ठप्पा लगाओ, यहां लगाओ। सीवर्ड साइड ऑफ द सी, सीवर्ड साइड, समुद्र की ओर। देखो ये जमीन है, तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर समुद्र में कोरल्स पैदा होंगे, वहां तक गहराई बढ़ जाएगी तो वहां समुद्र पैदा नहीं होगा। लेकिन सीवर्ड साइड का मतलब यह है कि सीवर्ड साइड में यानी समुद्र की ओर, तट से समुद्र की ओर, टुवर्ड्स द सी ज्यादा कोरल्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर सॉल्ट ज्यादा होगा। समुद्र के पानी में क्या है? सॉल्ट है। और उसी समुद्र के पानी में न्यूट्रिशंस ज्यादा मिलेंगे आपको, पोषक तत्व मिलेंगे। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि नदी जहां पर पानी मिला देती है वहां पर कोरल्स पैदा बहुत कम होते हैं, क्योंकि नदी के पानी में न्यूट्रिशंस नहीं होते जो सॉल्टी वाटर में होते हैं, एक मैरीन एनिमल के लिए, समुद्री जीव के लिए। तो समुद्र की ओर ज्यादा होंगे का ये मतलब नहीं कि समुद्र के कोस्ट से लेके बिल्कुल बीच में हो, ऐसा नहीं। किसी न किसी आइलैंड के आसपास कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। गहराई पे नहीं होगा ना कोरल बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म उसके लिए होना चाहिए। तो ये आंसर भी इसमें सही है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आंसर था, सीवर्ड साइड का मतलब सॉल्टी वाटर से। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर आपने ये 2 भी सही लगाए तब भी आप अभी मतलब शाबाशी के हकदार हो। ये वाला आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो सी वर्ड साइड का मतलब है पोषण की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होने से मतलब। लास्ट सवाल, कोरल ग्रो मोर रैपिडली ऑन द सीवर्ड साइड। देखो उसी का आ गया दूसरा, कोरल्स ग्रो मोर रैपिडली ऑन द सीवर्ड साइड। समुद्र की ओर कोरल्स ज्यादा पैदा होते हैं। और दूसरा सवाल है, फ्रेश वाटर इज सुटेबल फॉर पॉलिप ग्रोथ।
अब इस आंसर को तो सही देना, जिसने भी इस आंसर को गलत दिया और जो पहले से बैठे हुए हैं 15-20 मिनट से, तो अनर्थ हो जाएगा आज। जो हमारी सृष्टि है उसको खतरा हो जाएगा अगर आपने इसका आंसर गलत दिया। तो फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा इसमें, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत सही है। क्योंकि उनको खाना खाने का डर लग गया कि खाना खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, कैसे खाया जाएगा। आंसर क्या है इसका, सभी लोग आंसर दें। आंसर बहुत कम आ रहे हैं और लोग जरा देख रहे हैं, कई लोग अभी डिलीट भी कर दे रहे हैं उसको। हे भगवान, इतना डर है। देखो, मुंह से निकली हुई बात, सूरज से आई हुई रोशनी, और क्या क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप में वो दबाने के बाद निकला हुआ तेल। ऑनलाइन क्लास में किया गया मैसेज कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। मतलब आपने कर दिया अलग बात है, लेकिन वो आ चुका है। अब कई लोग बी आंसर लगा रहे हैं इसका। हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये बिल्कुल सही बात है। सीवर्ड साइड में अभी अभी मैंने कहा था कि फ्रेश वाटर इज सुटेबल फॉर कोरल ग्लोब। कहां बताया था कि मैंने बिल्कुल फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए, सॉल्टी वाटर होगा तो फ्रेश वाटर कैसे। अभी अभी हमने कहा कि कोरल्स की ग्रोथ के लिए सॉल्ट अच्छा होता है। अब इतना भी नहीं ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। क्या खाली प्रोटीन ही प्रोटीन खाओगे, खाली कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कुछ बैलेंस डाइट होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा तो कोरल पैदा होगा, नहीं। बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी में भी कोरल पैदा नहीं होता है, बहुत कम में भी पैदा नहीं होता, नखरीला है, बीच में पैदा होता है। तो सॉल्ट जरूरी है। तो सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर में डिफरेंस है कि नहीं है? लगभग 30, 35, 36, 38% अगर सैलिनिटी है तो कोरल ठीक ठाक पैदा होता है। तो एक है सॉल्टी वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर। उसकी भावनाओं को समझा करो एग्जाम की। नदी के पास फ्रेश वाटर होता है, कोरल्स पैदा नहीं होंगे वहां पे। अभी भी थोड़ी देर पहले पैदा कहा था, लेकिन जनरली नहीं पैदा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कहाँ कहीं पर ज्यादा सैलिनिटी में भी कोरल्स पैदा हो जाते हैं, अलग बात है। लेकिन बहुत कम सैलिनिटी और बहुत ज्यादा सैलिनिटी दोनों ही हार्मफुल होंगे। लेकिन बात यहां पे हो रही है सीधे सीधा सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में कैसे सुटेबल हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका, है ना? तो कई लोगों ने इसका भी आंसर गलत दिया है। तो इसका मतलब दिमाग कहां है, बेहोश। ये इसका ये कह रही है कि बंदूक से निकली गोली। हे भगवान, ये भी बात सही है, बंदूक से निकली हुई गोली। ये भी क्या है, बारात के लिए निकला हुआ दूल्हा, क्या वो वापस हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वापस नहीं हो सकते। बाकी तो आप समझ रहे हो। तो बाकी हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक इसी टाइम पे 11:15 आप लोग तैयार होकर रहें और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा इधर उधर इसको वो करो तो आपको भी थोड़ा मजा आए, ठीक। और जब जिस चीज को पढ़ाया जाए उन दिनों उसी को पढ़ो। जैसे ये मैंने आज पढ़ाया, तो आप अपने बुक से जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास किताबें हैं, तो कोरल रीफ्स वाला टॉपिक जरूर पढ़ लो, है ना? उससे आपको जरूर मदद मिलेगी उसमें। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा नहीं होता है, जब सवेरा तभी जागना है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। तो आज के लिए फिलहाल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।